प्यारे बच्चों, अभ्यास 1.2 के आज हम इन प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं जो एग्जाम पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये आप सबको पता है, लेकिन इसके लिए जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो अक्सर आप लोग या तो भूल जाते हैं या आपने पढ़ी नहीं होती। इसलिए मैं आपको इसके लिए बेसिक 3 पॉइंट पहले बता रही हूँ। देखें, वो पॉइंट्स में से पहला पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास हो 1.5 तो 1.5 कैसा नंबर है आपका। पॉइंट के बाद 5 और यहाँ अप टू इनफाइनाइट वाली चीज़ नहीं है, यानी ये है शांत दशमलव। इसको क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। अब इसको अगर आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे तो 1.5 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो आप 1 समझिए और पॉइंट हटाइए तो ये 0 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 15/10 और 5 से 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो ये हमें मिलता है 3/2। तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया है, P अपॉन Q, यानी ये नंबर कैसा है? परिमेय है। पहले से ये जानते हैं जिन नंबरों को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो परिमेय होते हैं। तो ये वाला नंबर कैसा आया आपका? क्योंकि 3/2 की फॉर्म में आ गया है, इसलिए ये कैसा नंबर है आपका? परिमेय नंबर है। सेकेंड केस ये हो सकता है कि कोई नंबर आपके पास है 1.333333 अप टू इनफाइनाइट। क्या इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है? यस, बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखिए, करना क्या है, पहले आपको इसे x मान लेना है 1.3333 अप टू इनफाइनाइट। उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, कभी कभी आपको 2 अंकों की पुनरावृत्ति मिलती है, कभी आपको 3 अंकों की पुनरावृत्ति मिलती है, कभी 4 अंकों की पुनरावृत्ति मिलती है। फिलहाल हमारी 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 10 से गुणा कर देते हैं। तो ये 10x आ जाएगा। और 10 से गुणा करने का मतलब ये होता है कि पॉइंट एक अंक राइट साइड यानी दाहिनी तरफ खिसक जाता है। तो इसका पॉइंट यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा जब आप 10 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 13.333333 अप टू इनफाइनाइट। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। आप इसको उठा के इसके नीचे रख लीजिए, x इज इक्वल टू, अब ऐसे रखिए कि इसका दशमलव इसके दशमलव यानी पॉइंट के नीचे रहें। तो पॉइंट के इधर कौन है? 1, और पॉइंट के इधर कौन है? 3 3 3 3 3 अप टू इनफाइनाइट। अब आप लाइन खींचिए और अब आप ये कीजिए कि इसमें से इसको घटा लीजिए। तो 10x में से ये 1x है, 1x कम करेंगे तो ये 9x हो जाएंगे। यहाँ जब आप कम करेंगे तो देखें, पॉइंट लगा लें और पॉइंट के इधर तो 3 3 3 3 3, यानी पॉइंट के इधर क्या आ गया आपका? 0 आ गया। तो 0 चाहे आप 1 बार लिखें, चाहे 2 बार लिखें, या चाहे 0 को ना लिखें, संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 13 में से 1 कम करेंगे तो ये कितना हो गया आपका? 12 हो गया। यानी कुल मिला के हम इसे 12.0 को क्या कह सकते हैं? 12 कह सकते हैं। x बराबर हम लिख सकते हैं 12/9, और 12/9 को हम 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अब देखो, x की जगह ये आ गया 4/3। तो x हमने किसको माना था? इस नंबर को माना हुआ था। तो हम लिख सकते हैं कि 1.3333 अप टू इनफाइनाइट बराबर होता है 4/3 के। तो क्या ये P अपॉन Q की शक्ल में आ गया है? बिल्कुल आ गया है। इसको क्या लिखा जा सकता है? P अपॉन Q समझा जा सकता है। P की जगह 4 है और Q की जगह 3 है। तो ये नंबर भी कैसा नंबर हो गया आपका? परिमेय नंबर हो गया। यानी जिस भी संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है वो संख्या कैसी होती है? परिमेय होती है। तो पता चला कि ये जो नंबर है ये भी कैसा है? परिमेय है। अच्छा, दशमलव के हिसाब से ये नंबर कैसा था? अशांत। इससे पहला वाला कैसा था? शांत था। ये अशांत क्यों था? ये अप टू इनफाइनाइट तक चल रहा था, इसलिए ये कैसा था? अशांत दशमलव था। लेकिन अशांत के साथ साथ इसके अंदर खास बात ये थी कि अशांत के साथ साथ ये आवर्ती भी था। आवर्ती क्यों था? आवर्ती इसलिए था क्योंकि 3 की पुनरावृत्ति, आवर्ती कहते हैं बार बार आने को, तो 3 बार बार आ रहा था, इसलिए ये अशांत होने के साथ साथ आवर्ती भी था। अशांत आवर्ती दशमलव था। तो हमने ये देखा कि अशांत आवर्ती दशमलव को भी P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, और शांत को तो लिखा ही जा सकता है, इससे पिछले एग्जाम्पल में हमने देख लिया। अब हम एक और केस समझते हैं।
थर्ड केस में आप कोई ऐसा नंबर समझिए जैसे आपके पास है 2.01, फिर आपको मिलता है 001, 0002, 00005 और 00009। अब ये आपका यहाँ डॉट लग गया। अब आप खुद ही सोच कर बताइए कि ये कैसा दशमलव है। अशांत तो है क्योंकि डॉट लगा हुआ है आगे, यानी कहीं पर भी ख़त्म नहीं हो रहा है। अशांत दशमलव तो है ही ये संख्या। अशांत के साथ साथ ये संख्या अनावर्ती है। क्यों अनावर्ती है? देखें, इसको देखें 01, फिर आ गया 001, यानी हमें किसी नंबर का आवर्त नहीं समझ में आ रहा। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर 3 की आवृत्ति हो रही थी, उसी तरह अगर आप यहाँ देखें तो देखें, अगर 27 27 27, तो आपको यहाँ पैटर्न दिख गया कि 27 की आवृत्ति हो रही है, आवर्ती हो गया ये दशमलव। उसी तरह अगर आप कोई ऐसा नंबर लिखें 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इसमें भी आपको दिख गया कि 1 2 3 की बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। लेकिन ये जो नंबर है तो इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर आपको दिख ही नहीं रहा कि अंकों की आवृत्ति हो रही है कि नहीं। अब ये आप खुद से नहीं एज्यूम कर सकते कि अगले अंक यही होंगे तो आप कहें कि इनकी आवृत्ति हो रही होगी। भाई यहाँ लिख के जितना उन्होंने लिखा है उससे पता चलना चाहिए कि आवृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये हमारा दशमलव अशांत होने के साथ साथ अनावर्ती हुआ। ये वाला कैसा हुआ आपका? अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। अब देखें, मैंने आपको पिछले केस में ये समझाया कि 1.33 था तो एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो आपने 10 से गुणा कर दी। अब 2 अंकों की पुनरावृत्ति इसके अंदर हो रही है तो इसमें आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे इसको x मान के। इसमें 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें आप 1000 से गुणा कर देंगे इसको x मान के, और फिर घटा के आप निकाल लेंगे बहुत आराम से, इसको P/Q की फॉर्म में लिख देंगे। लेकिन इस केस के अंदर अगर आपसे कहा जाए कि इसे P/Q की फॉर्म में लिखिए तो आपका सीधा सा क्वेश्चन होगा कि कितने से गुणा करें। अब गुणा तो उतने अंकों उतने ही, यानी गुणा तो उसी हिसाब से होती है ना जिस हिसाब से आवृत्ति होती है। अगर 2 अंकों की आवृत्ति हो रही है तो 1 के आगे 2 जीरो लगा दें, यानी 100 से गुणा कर दें। 3 अंकों की आवृत्ति हो रही है तो 1 के आगे 3 जीरो लगा दें, यानी 1000 से गुणा कर दें। अब यहाँ तो आवृत्ति ही नहीं हो रही है ना। अब चूंकि आवृत्ति हो ही नहीं रही है इसलिए ये P/Q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता। और क्योंकि ये P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता इसीलिए इसको कहते हैं अपरिमेय। तो ये क्लास 9 में यहाँ तक की नॉलेज आप समझ के आते हैं। लेकिन अगर आप भूल गए थे तो आपको ताज़ा हो गई है या आपने किसी वजह से पढ़ी नहीं थी, तो अब आप ये समझ लें कि ऐसी संख्याओं को जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, साथ में क्या हो, अशांत के साथ अनावर्ती भी हो, अशांत अनावर्ती हो और इस कारण उन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, तो उन्हीं संख्याओं को कहते हैं अपरिमेय। इंग्लिश में इसको कहते हैं इर्रेशनल। अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? इर्रेशनल कहते हैं, और परिमेय संख्याओं को कहते हैं रेशनल नंबर। तो अब आप समझ गए डिफरेंस परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच का। अब एक और पॉइंट ये भी समझिए आप। देखें, आपको हमने अभ्यास 1.1 में ये बताया था कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हम 36 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब ये तो हमने 36 को लिख दिया। अब बताइए कि 36 का जो वर्गमूल है तो वो 6 होता है, और 6 को लिखा जाएगा 2 गुणा 3। 6 भी भाज्य संख्या है, उसे भी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 36 के गुणनखंडों में 2 आया, 3 भी आया। 6 के गुणनखंडों में यानी 36 का जो वर्गमूल है, 36 का क्या है, वर्गमूल है 6, तो उसके वर्गमूल में भी कितना आया आपका, 2 और 3 आया। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी संख्या के गुणनखंडों में जो भी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं उस संख्या के वर्गमूल में भी वही अभाज्य संख्याएं आपको मिलती हैं। तो इसको कहते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता। ये समझिए कि 36 के हमने ये सब टुकड़े किए, तो अगर हम इन सब को कंबाइन कर दें तो ये बन गया 2 तिया 6 और 6 तिया 18, यानी हम इसको 2 के लिख सकते हैं और यहाँ के से हमारा मतलब है 18।
उसी तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2c लिख सकते हैं और c से हमारा मतलब यहाँ क्या है 3 है। समझने वाली बात यह है कि 36 के गुणनखंडों में अगर 2 आ रहा है तो 6 यानी 36 के वर्गमूल के गुणनखंडों में भी 2 आएगा। बिल्कुल उसी तरह आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3l लिख लें इसको, यानी 3 को छोड़ दें यहाँ और 3 को छोड़ेंगे तो 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, तो l से हमारा मतलब यहाँ क्या है 12 है। तो उसी तरह अगर इसको 3m लिख लिया जाए तो यहाँ m से हमारा मतलब क्या है 2 है, 3 तो हमने इधर लिख लिया तो ये बचा कौन, 2 बचा ना। तो इस तरह से हम इसे कहते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय या गुण है। यानी कुल मिला के आपको याद ये रखना है कि अगर किसी संख्या के गुणनखंडों में जो भी गुणनखंड आ रहे हैं उस संख्या के वर्गमूल में भी वही गुणनखंड आएंगे। अब एक ये केस समझिए, देखें आपको हमने सहभाज्य बताया था, तो 8 और 9 का अगर HCF निकाला जाए तो कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। अभ्यास 1.1 में आप समझ चुके ना, इसलिए इसका HCF कितना आएगा 1 आएगा, और इसलिए ये कैसी संख्याएं होंगी सह अभाज्य। यानी अगर इनको 8/9 लिखा जाए तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इसको काट दे और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, यानी इन दोनों संख्याओं को काट दे। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को काट दे। जैसे अगर हम 15/20 लिखते हैं तो ये 5 से कट जाएंगे ना, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो 3/4, यानी हम ये कह सकते हैं कि 3/4 अब आगे नहीं कट सकता। तो 3/4 कैसी संख्या है, 3 और 4 कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य हैं। जबकि 15 और 20 को काटा जा सकता था 5 से, तो 15 और 20 कैसी संख्याएं थी, सह अभाज्य नहीं थी। तो एक सह अभाज्य वाली बात, यानी आपको ये 3 बातें याद होनी चाहिए। एक तो ये कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, दूसरी बात आपको ये याद होनी चाहिए कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के हिसाब से अगर किसी संख्या के गुणनखंडों में कोई अभाज्य गुणनखंड आ रहा है तो उसके वर्गमूल में भी वही अभाज्य गुणनखंड आ रहा होगा, डेफिनेट आएगा। और तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि सहभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। तो आपने सिद्ध कैसे करना है, देखें मान लेते हैं माना √5 परिमेय संख्या है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इसको परिमेय मान ले, माना √5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आपने ये सीखा है कि परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या A/B के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम √5 यानी √5 बराबर लिख सकते हैं A/B। अब हमें यहाँ पर ये मेंशन करना है जहाँ A और B सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। इस बात से अगर आपका ध्यान भटक गया, यानी सहभाज्य को अगर आप याद ना रख पाएँ तो ये सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। सहभाज्य मतलब इन्हें और नहीं काटा जा सकता, जैसे मैंने बताया 8/9, 3/4, इस तरह की कोई संख्याएं हैं। और दूसरी बात हमें ये मेंशन करनी है कि b 0 के बराबर नहीं है। भाई किसी भी संख्या का जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए ना, संख्या का फिर निर्धारण ही नहीं हो पाता। तो ये हमें 2 बातें मेंशन करनी है कि A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी A और B का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी A और B का HCF 1 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका वर्ग कर लेते हैं। दोनों ओर का वर्ग करने पर इसको आप यहाँ एक ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। अब लिखें दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो जब आप दोनों ओर का वर्ग करेंगे जो आपने माना था उसमें दोनों ओर का वर्ग कर दीजिए। तो दोनों ओर का वर्ग करने पर ये √5 है तो ये 5 रह जाएगा, यानी 5 रह जाएगा, रूट हट जाता है ना वर्ग करने पे। और ये आपका हो जाएगा A² और अपॉन में आपका हो जाएगा B²। अब आप सोचिए कि A² के भाग में जो चीज़ है वो बराबर वाले के गुणा में जाएगी, यानी इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A² बराबर 5B²। तो ये मैंने लिखा इसको A² बराबर 5B²। इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 1 डाल लीजिए। अब उसके बाद आपने
यहाँ गुणनखंड प्रमेय लगानी है। तो गुणनखंड प्रमेय क्या होती है कि ए स्क्वायर के गुणनखंड में अगर 5 आ रहा है तो ए के गुणनखंड में भी 5 आ रहा होगा। तो यहाँ हम गुणनखंड प्रमेय से लिखते हैं, गुणनखंड प्रमेय से, जो आपको थोड़ी देर पहले भी हमने समझाई, गुणनखंड प्रमेय से। और गुणनखंड प्रमेय हमें ये बताती है कि जो ए की वैल्यू आएगी तो ए की वैल्यू में भी 5 तो आएगा ही आएगा। अब b के अलावा आप कुछ और समझ लीजिए, जैसे आप b 5 के साथ m समझ लीजिए, जैसे आप 5 के साथ m समझ लीजिए। तो ये a बराबर आपका क्या आया, 5m आया। अब आप क्या कीजिए, a की इस वैल्यू को रख दीजिए कहाँ, समीकरण 1 के अंदर। तो समीकरण 1 से यहाँ शॉर्ट में लिख दीजिए समीकरण 1। कर ये रहे हैं कि समीकरण 1 में a का मान रख रहे हैं। तो जब समीकरण 1 में आप a का मान रखेंगे तो a की जगह कितना रखना है, 5m। तो 5m, अब a का क्या है, स्क्वायर है, यहाँ देखिए स्क्वायर, और बराबर 5b स्क्वायर। तो ये आपका हुआ 5 पंजे 25 m स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। अब जो चीज़ b स्क्वायर के गुणा में है वो बराबर वाले के भाग में जाएगी, यानी 5 से 25 कट जाएगा 5 बार। तो ये हमें मिला 5m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब देखिए फिर से बात वही आ गई कि b स्क्वायर के गुणनखंड में अगर 5 आ रहा है तो b के गुणनखंडों में भी 5 आ रहा होगा। तो फिर से हम क्या लिखेंगे, गुणनखंड प्रमेय यहाँ फिर से लगा देंगे में से। और बात वही है कि गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि अगर b स्क्वायर के गुणनखंडों में 5 है तो b के गुणनखंडों में भी 5 आ रहा होगा, यानी हम लिख सकते हैं 5l। यानी 5 के अलावा क्या आ रहा होगा इससे मतलब नहीं है, लेकिन 5 जरूर आ रहा होगा। अब देखिए इसको देखिए तो ये कहते हैं a बराबर 5m, और इसको देखिए तो ये कहते हैं b बराबर 5l, यानी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। हम क्या लेके चले थे, a और b सहभाज्य हैं, यानी उनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और इसके अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया है, 5 आ गया है। यानी इसने क्या किया है, एक विरोधाभास उत्पन्न कर दिया है। विरोधाभास क्या है, हम लेके चले थे कि a और b सहअभाज्य हैं, लेकिन हमने वर्ग किया और गुणनखंड प्रमेय लगाई तो यहाँ पर जो a और b हमें मिले वो सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया है, 5 आ गया है। अब ये विरोधाभास उत्पन्न क्यों हुआ है, बस हम यही लिख देंगे कि ये विरोधाभास उत्पन्न इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जो कल्पना कर ली थी कि √5 परिमेय संख्या है वो कल्पना ही गलत थी। अब आपने बस इसको लैंग्वेज बना के लिखना है। तो आप ये लिखेंगे कि स्पष्ट है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो आपने सबसे पहले यही लिखना है कि स्पष्ट है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि इस तथ्य का विरोध करता है कि a और b सहअभाज्य हैं। अब ये विरोधाभास क्यों आया है, ये विरोधाभास आया है हमारी गलत कल्पना के कारण। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। कल्पना क्या थी, हमारी कल्पना थी √5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया था हमने, जो माना था वही कल्पना थी। अतः हमारी कल्पना कि √5 परिमेय है गलत थी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको लैंग्वेज लिखनी होती है लास्ट में, और इस तरह से ये सिद्ध हो गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए एक बार फिर से संक्षेप में इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं।
सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपका रूट में संख्या दे रखी है उसको परिमेय मान लेना है, यानी कल्पना कर ली है आपने। कल्पना करने के साथ साथ आपने यहाँ P/Q या A/B या B/A जो भी लिखेंगे उसके बारे में ये लिखना है कि ये संख्याएं सह अभाज्य हैं, और साथ में जो भी आप हर में लिखेंगे उसको लिखना है कि ये 0 के बराबर नहीं है। ये दो बातें होती हैं जब आप किसी संख्या को A/B के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे कहा जा रहा है कि दोनों ओर का वर्ग करने पर, फिर हमने इसका उठा के क्या कर लेना है, वर्ग कर लेना है। जब हमने वर्ग किया तो वर्ग करने के बाद कैलकुलेशन के हिसाब से b² कहाँ जाएगा, 5 के गुणा में जाएगा, यानी ये हमारा बन गया a² बराबर 5b²। अब यहाँ हमने गुणनखंड प्रमेय लगाई है, तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि अगर a² के गुणनखंड में 5 आ रहा है तो a² के वर्गमूल यानी a के गुणनखंड में भी 5 आएगा। और इस तरह a बराबर हमने 5m ले लिया। अच्छा, m से b² से ये कोई अंक है, इनसे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब इतना है कि 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हमने क्या करना है, a बराबर 5m को फिर से समीकरण 1 में रख देना है। तो जब हम 5m रखेंगे a की जगह, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे आगे, तो हमें बिल्कुल यही कंडीशन यहाँ पे मिलेगी जो कंडीशन यहाँ मिली थी a² बराबर 5b², यहाँ पर हमें मिली b² बराबर 5m²। तो यहाँ पर भी गुणनखंड प्रमेय से हम यही लिखेंगे कि b के गुणनखंडों में भी 5 आ रहा है। अच्छा, m² से और l से हमारे ये कोई नंबर है, इनसे हमें मतलब नहीं, जैसे मैंने आपको 36 का एक एग्जाम्पल समझाया। तो ये आपका 5m आ गया, यानी इससे पता ये चला कि b के गुणनखंड में भी 5 आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो संख्याएं थी वो सहभाज्य थी, और यहाँ क्या हुआ कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया है। सहभाज्य कैसे कहते हैं कि उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ ये दोनों कंडीशन बता रही हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो यही क्या है, विरोधाभास कर रहा है इस तथ्य का कि a और b सह अभाज्य हैं। तो हमें यही बात लैंग्वेज में लिखनी है जो कि इस तथ्य का विरोध करती है कि a और b सहभाज्य हैं। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, अतः हमारी कल्पना की √5 परिमेय संख्या है गलत थी, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं आपको अब ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्या क्वेश्चन नंबर 2 को भी उतना ही लंबा प्रूफ किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने प्रूफ किया √5 अपरिमेय है, तो उससे हमें क्या बात पता चली? उससे हमें ये बात पता चली है कि कोई भी ऐसी संख्या जिसे रूट से बाहर ना निकाला जा सके, जैसे यानी रूट के अंदर अगर हम 14 लिख दें तो वो भी क्या रहेगी, अपरिमेय रहेगी आपकी। और उसी तरह से रूट के अंदर अगर आप 7 लिख दें, यानी कोई भी रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या आ रही है और उसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो वो रूट के अंदर ही रहेगी। तो ये भी कैसी रहेगी, अपरिमेय रहेगी। यानी रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या अपरिमेय होती है। उसी तरह √3 भी अपरिमेय रहेगी, √2 भी अपरिमेय रहेगी, √11 भी अपरिमेय रहेगी, √19 भी अपरिमेय रहेगी। यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसका जोड़ा ना बने और रूट से बाहर ना लिया जा सके, वो सारी संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करके ये बात समझ में आ जाती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 को इतना लंबा ना करने के 2 रीज़न हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है वो हमेशा 2 नंबर के लिए आता है, कभी भी 5 नंबर के लिए नहीं आता। जबकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अक्सर क्या, हमेशा 5 नंबर के लिए आता है पेपर के अंदर। तो अगर तो क्वेश्चन के साथ में आप नंबर देखें 5 नंबर है तो समझ लें कि आपने उसको बड़ा विस्तृत करके समझाना है। लेकिन अगर 2 नंबर में आए, या जैसे ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, कभी कभी एक्सेप्शनल केस में कि ये 5 नंबर में आ सकता है, वो आपको हम फिर कभी बता देंगे। लेकिन फिलहाल हम इसे 2 नंबर के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, इसे शॉर्ट में करना आपने ऐसे है कि पहला तो यही काम करना है कि माना 3 + 2 √5 परिमेय है। दूसरे नंबर पे अगर ये परिमेय है तो इसे P/Q या A/B या B/A के रूप में लिखा जा सकता है। तो दूसरे नंबर पे हमने यही किया है कि इसे A/B के रूप में लिख दिया है। लैंग्वेज यहाँ भी वही रहेगी, A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं और B इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात आप लिखते रहा करें जब भी कोई फ्रैक्शन आप लिखें। अब आपको करना यह है कि इसमें से रूट वाले पार्ट को अलग कर लेना है, और जितने भी रूट के अलावा नंबर हैं वो सब आप इधर लेके आ जाइए A/B की तरफ। तो सबसे पहले कौन इधर लेके आया जाएगा? देखो, 2 और √5 का जो रिलेशन है वो गुणा का है,
यानी रूट 5 के गुणा में है 2। तो जो चीज़ गुणा में होती है, भाग में होती है, उसे बाद में हटाया जाता है, पहले उस चीज़ को हटाया जाता है जो प्लस या माइनस में होती है। तो प्लस या माइनस में यानी जो दूसरा पद बन के आ रही हो, तो दूसरा पद कितना है, दूसरा पद कितना है, 3 है। तो पहले किसको हटाएंगे हम, 3 को हटाएंगे। तो यहाँ से 2√5 को ऐसे ही लिखा हमने और a/b लिखा। अब 3 को जब आप LHS से यानी बराबर के लेफ्ट साइड से राइट में लेके आएंगे तो ये काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस पॉइंट पे आप ये कीजिए कि इधर RHS में b की 3 से गुणा कर लीजिए ताकि पूरे का बटा b बन जाए। तो ये आपका 3b/b, तो इस तरह से पूरे का बटा b बन गया। अब ये जो 2 है तो ये √5 की गुणा में है, बराबर वाले की भाग में जाएगा और बराबर वाले की भाग में पहले से b है। तो आपका जो √5 बनेगा वो बनेगा a-3b/2b। तो इस तरह से √5 बराबर ये आ गया। अब देखो ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन कह रही है कि √5 बराबर a/b के रूप में लिखा जा सकता है। यानी इस लाइन का मतलब ये है कि √5 परिमेय संख्या है। जबकि हम क्या सिद्ध करके आए हैं पहली पार्ट में कि √5 या रूट में कोई भी अभाज्य संख्या अपरिमेय होती है। तो हमें ये पता है कि √5 तो अपरिमेय है। तो RHS जो कह रही है, तो RHS कह रही है कि ये परिमेय है क्योंकि बीच में बराबर है। तो अब ये क्या हो रहा है, विरोध कर रहा है इस तथ्य का। ये जो लाइन है पूरी, ये लाइन इस तथ्य का विरोध कर रही है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये विरोधाभास किस लिए आ रहा है, क्योंकि हमने जो कल्पना कर ली थी कि 3 + 2 √5 परिमेय है, वो कल्पना ही हमारी गलत थी। तो बस हमें यही लिखना है कि यह इस तथ्य का विरोध करती है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। विरोध क्यों कर रही है पता चल गया ना आपको। देखो इधर √5 है और √5 क्योंकि अपरिमेय है तो इसे a/b या p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता, जबकि ये लाइन कह रही है कि इसे लिखा जा सकता है। तो इस तथ्य का विरोध कर रही है ना। अब हमें यही लिखना है कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अब हमारी कल्पना थी क्या, हमारी कल्पना थी 3 + 2 √5 परिमेय है, अतः कल्पना गलत थी तो हमने इसे परिमेय गलत माना, यानी 3 + 2 √5 परिमेय है। तो इस तरह ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये क्वेश्चन जो आता है वो 2 नंबर्स के लिए आता है और 2 नंबर में आपको इस तरह से करना है। वो जो स्क्वायर वाला पार्ट है आप याद कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने स्क्वायर करके गुणनखंड परिमेय लगाई थी वो वाला पार्ट यहाँ ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से 2 नंबर के क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 3 भी 2 ही नंबर के लिए आता है। तो क्वेश्चन 3 के भी तीनों पार्ट्स को हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए इसमें भी यही करना है कि अपरिमेय संख्याएं हैं। तो पहला है हमारे पास 1/√2। तो पहले सवाल के लिए हम, तो बच्चों पहला सवाल करने के लिए भी हमने यही मान लिया है कि 1/√2 परिमेय संख्या है। अब अगर 1/√2 परिमेय संख्या है तो इसे लिखा जा सकता है a/b, और फिर से आपने यहाँ लिखना है a और b सहभाज्य हैं और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर आप a और b दोनों को ही 0 के बराबर नहीं है ये लिख देंगे। a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। वजह उसकी ये है कि जब आप इनकी क्रॉस गुणा करेंगे, यानी रूट बराबर लिखना है ना आपको, पर्पस क्या है आपका कि रूट बराबर लिखना, तो ये आपका बनेगा a√2 बराबर b की 1 से गुणा करेंगे तो b, यानी हमने गुणा की है क्रॉस कैंची वाली गुणा जिसे हम कहते हैं, ऐसे गुणा फिर ऐसे गुणा। जब भी 2 भिन्नों के बीच में बराबर का निशान हो तो उनकी क्रॉस गुणा करी जा सकती है। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा √2 बराबर b/a। अब ये फिर से वही लाइन आ गई कि √2 b/a के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि हम क्या जानते हैं कि √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम फिर से वही सारी लैंग्वेज लिखेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखी। इस तथ्य का विरोध करती है कि √2 अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह ये भी आपका प्रूफ हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन में भी 7√5 दे रखा है, तो इसमें भी हम पहले यही मान लेंगे, माना 7√5 परिमेय संख्या है। अब आपने क्या करना है, 7√5 बराबर a/b लिखना है और फिर से वही बात आपने मेंशन करनी है कि a और b कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब अगर आप इसको √5 बराबर लिखेंगे तो जो चीज़ √5 के गुणा में है वो बराबर वाले के भाग में चला जाएगा और भाग में पहले से b है, तो 7 और b की गुणा हो गई।
अब ये क्या बना कि √5 बराबर a/b की फॉर्म में आ गया, यानी p/q की फॉर्म में। b की फॉर्म में आने का मतलब है कि ये लाइन कह रही है कि √5 परिमेय है, जबकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है। हमें वही लाइन लिखनी है। यह इस तथ्य का विरोध करती है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। हमारी कल्पना गलत थी। अब हमारी कल्पना क्या थी कि 7√5 परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन के लिए भी आपने यही करना है कि सबसे पहले इसको परिमेय मान लेना है, यानी 6 + √2 है आपका थर्ड क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप यही कीजिए कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो फिर इसको क्या लिखा जा सकता है, p/q लिखा जा सकता है। यानी आप फिर लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर a/b या p/q। आपने वही बात मेंशन करनी है कि a और b सहभाज्य है। अब यहाँ से रूट वाले पार्ट को इधर ही रखिए, 6 को उठा के राइट साइड ले जाइए, तो ये हुआ a/b - 6। तो फिर से ये बात वही आ गई कि ये लाइन हमसे कह रही है कि √2 को a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जबकि हम ये बात सिद्ध कर चुके हैं कि √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हमें फिर से वही लाइन लिखनी है। यह इस तथ्य का विरोध करती है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः हमारी कल्पना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है गलत थी। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपने यहाँ लिखनी है, और इस तरह से हमारी पूरी एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन ये हो चुके हैं। अगर आपका कोई डाउट है, कोई आपको कहीं पर समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। कीप लर्निंग।